अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उज़मा ख़ान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। उम्मीद है जुमे का खूबसूरत दिन, जुमे का बेहतरीन बाबरकत मुबारक दिन शुरू हो चुका है और आप लोगों ने जुमे की तैयारी कर ली होगी। सबसे ज़्यादा जिस बात में हम एम्फसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि जो जुमे का दिन है उसमें आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह ताला के करीब हों। बाकी दिन भी ज़रूरी होते हैं लेकिन जुमे के दिन की ख़ास बात ये होती है कि इस दिन में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, उसको मुख्तस किया है। स्पेशली जो जुमे की नमाज़ के आपके औकात होते हैं उसके लिए बड़ा ही एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और बात कही जाती है कि जब जुमे का वक्त हो तो आपको अपने कारोबार और अपनी हर चीज़ को समेट लेना चाहिए। ये आयत है कुरान पाक की। और उसके बाद से जब आप नमाज अदा करें, अच्छे तरीके से अदा करें, खुतबा सुने और देखें। अगर तो कहा गया हो कि जुमे के पूरे दिन जो है वो आपने ऑफ करना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ जुमे के औकात के लिए इतनी सख्त अहकामात हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि सिर्फ वो जो 1 घंटा है उसमें आप पूरे तरीके से जाएं, खुतबा सुने। खुतबे के दौरान जो है ऐसे टाइम पर जाएं कि आप लोगों को डिस्टर्ब करते हुए ना जाएं, अच्छे तरीके से जाकर बैठें, तैयारी करें। और जुमे की तैयारी के इस सब के करने के बाद फिर वहाँ पे अज़ान और अकामा के जो दरमियान में वक्त होता है उसमें दुआ कीजिए। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि जो बड़ी खूबसूरत आपकी दुआ कबूल होती है जब आप इसको अज़ान और अकामा के दरमियान तय करते हैं। तो ये वो सारी बातें जब आप इसका ख्याल रखते हैं तो ना सिर्फ आपके लिए आसानी होती है बल्कि जो लोग कहते हैं ना कि दुआएं कबूल नहीं होती, वो बहुत अच्छे तरीके से कबूल होती हैं। तो इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी ना सिर्फ दुआ कबूल हो, इसके साथ साथ जुमे की नमाज का जो अहतमाम है वो कीजिए, मसवाक कीजिए, नहाइए, उसके बाद से अपने आप को खुशबू लगाइए। ये वो सारे हैं चीज़ें जो कहते हैं कि आपके पूरे होते हैं जब आप टाइमली जाते हैं और जाके वहाँ पे अपनी जुमे की नमाज़ को पूरा करते हैं। फिर जुमे की नमाज़ के अलावा जो सूरतुल काफ़ का वक्त है उसको पूरा कीजिए। असर और मगरिब के दरमियान बड़ा खूबसूरत वक्त है दुआ की कबूलियत का, उसमें पढ़िए। और सूरतुल काफ़ जो है अपनी नमाज के बाद ज़ोहर की नमाज के बाद उसको अदा कीजिए, या असर से लेके मगरिब तक का वक्त है अगर आपके पास नहीं है तो उसमें करें। तो ये इत सारे औकात हैं जिसमें आपने अपनी इबादत का ख़ास ख्याल रखना है। अगर तो आप ऑफ़िस रूटीन में हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप सूरतुल काफ़ को सुबह के वक्त में पढ़ लें, और अगर हो सकता है तो जुमे की जो आपकी ब्रेक है उस ब्रेक में नमाज़ पढ़ के आप पढ़ लीजिए। और फिर असर और मगरिब के दरमियान में अपने अस्कार कीजिए, दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाले हैं। और वैसे भी जब जुमे के वक्त को हमारे लिए कह दिया गया है तो उसको जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं फ़ायदा उठाइए। और ये चीज़ें तभी आसान होती हैं जब आप दूसरे दिनों में ना इबादत की रूटीन को फॉलो कर रहे हो। लेकिन क्योंकि अगर एक दिन जुमे का आएगा और आप इसको करने की कोशिश करेंगे आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं, रेगुलर इबादत करते हैं तो आसानी होगी। तो ये सारे जब आप इस पे अमल करें तो उस कार्य खैर में हमारे लिए भी दुआ कीजिए, रोज़ न्यूज़ की टीम के लिए भी दुआ कीजिए जो आप तक ये मैसेज लेकर आते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस पे अमल करें तो बाकियों को भी नसीहत करें ताकि वो भी इसको फॉलो करें। अभी हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तलहा अकरम जो कि रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़। इस्लामाबाद में जाली अद्वियात बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसके मुतल्लिक बात करते हैं तलहा से। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। जी तलहा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। ये सुबह सुबह क्या एक बड़ी ड्रॉनी सी खबर है कि कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जी जाली अद्वियात बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पहले सुना करते थे कि किसी गांव में किसी बहुत एक दूर के इलाके में दूर दराज कहीं छुपके कहीं बनाई गई है, और अब ये हाल है कि मेन आपकी दारुल हुकूमत में इस तरह की फैक्ट्रियां बन रही हैं। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया शो में लेने के लिए। इतना अच्छा आपने इंटरव्यू किया, स्टार्ट किया प्रोग्राम का, शो का। जुमे का बाबरकत दिन है तो उसके बाद इतनी घिनौनी खबर, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन ये एक स्टोरी सामने आई। और जिस तरह आपने अभी कहा कि ये पहले हम सुनते थे दूर दराज के इलाकों में ये खबरें सामने आती थी कि कच्छ के इलाके में या जनूबी पंजाब के बैकवर्ड इलाके में या मालाकन डिवीजन के बैकवर्ड इलाके में फैक्ट्री पकड़ी गई, जाली अद्वियात बनाई जा रही थी। लेकिन अब अहम मामला है और अहम केस इस लिहाज से कि शहर इक्तदार के इलाके गौरी टाउन में जहां पर शहरी आबादी है, घर बने हुए हैं,
और उसी रिहायशी आबादी के एक घर में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। FIA और ड्रैब की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में छापा मारा गया और उस छापे के नतीजे में इस जो जाली दवा साज जो फैक्ट्री थी इसको पकड़ा गया है। और इसके साथ जो अद्वियात वहां पर बनाई जा रही थी वो जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, पोल्ट्री के लिए और दीगर जो जाली अद्वियात थी वो तैयार की जा रही थी, जो कि गैर रजिस्टर्ड थी, बगैर लाइसेंस के तैयार की जा रही थी। और इसी तनाजुर में वहां पर छापा मारा गया और उस जितनी भी वहां पर अद्वियात तैयार की जा रही थी उनको कब्जे में लिया गया और यूनिट जो है वो सील कर दिया गया। बेसिकली वेटरनरी अद्वियात वहां पर तैयार की जा रही थी और छापे के दौरान एहलकारों ने बड़ी तादाद में जो लेबल्स थे, जो अद्वियात तैयार की जा रही थी और इसके साथ जो स्टॉक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी थी उसको अपने कब्जे में लिया। और बताया जाता है कि एहलकारों ने ये बताया कि जो अद्वियात पकड़ी गई हैं उनकी मालियत 20,000, 40,000, 60,000 से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक उनकी जो मालियत है वो 20 करोड़ तक उसकी जो मालियत है वो बताई जाती है। और इसी तरह कहा ये पाकिस्तान का कानून है ड्रग एक्ट 1976, उसके मुताबिक अगर आप कोई भी दवाई मार्केट में लाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपको उसका जो रजिस्टर है जो ड्रैप में वो करवाना जरूरी होता है। लेकिन इस मामले में वो नहीं किया गया, बगैर रजिस्टर जो अद्वियात थी वो बेची जा रही थी। और इसके अलावा साथ ये भी कहता है ड्रग एक्ट 1976 के फार्मास्यूटिकल और जो वेटरनरी अद्वियात के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो अपना जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है वो लेना जरूरी है, जबकि इस कंपनी ने वो भी नहीं ले रखा था। और फिर इसी ड्रग एक्ट 1976 के नतीजे में वहां पर छापा मारा गया और जितनी भी वहां पर अद्वियात थी उनको कब्जे में लिया गया। और बताया जाता है कुछ अद्वियात की जो मालियत है वो 20 करोड़ रुपए है। और जो बरामद शुदा अद्वियात हैं उसके नतीजे में वहां पर जो 2 मुलाजमीन थे उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि मालिक हैं, उनको मुकदमे में नामजद किया गया। FIA की मुद्दत में ये जो मुकदमा है ये उस कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया है। 2 मुलाजमीन पकड़े गए हैं। वहां पर क्रैकडाउन अब होना शुरू हो गया है इस्लामाबाद में, बाकी जगहों पे भी। ये हमसे शेयर कर रहे थे तला अकरम। अब हमारे साथ मौजूद है राना उमैर। राना उमैर जो हैं वो हैं रिपोर्टर रोज न्यूज़। उन्होंने हमारे साथ शेयर करना है कि हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की अजहर से 9 बहाली के लिए कोशिशें तेज कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम राना उमैर। जी वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैम अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या आज शेयर करेंगे आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की दोबारा से बहाली करना शुरू कर दी है या निजकारी की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं मैम, देखें बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से। अगर इस पे वर्किंग ऐसे ही जारी होती है जैसे सोर्स ऑफ सनत व पैदावार की मिनिस्ट्री से हमें सामने आए हैं, 3 से 4 कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया है एंड दीगर कंट्रीज भी अभी उसमें उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मांगी है। अब जिन जिन कंट्रियों ने इंटरेस्ट शो किया है उसमें एक तो सबसे पहले चीन है, जो कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। उसके बाद रूस है, फिर तीसरे नंबर पे टर्की इंटरेस्ट शो कर रहा है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। अब पाकिस्तान जो हुकूमत है, जो सनत व पैदावार की मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से 2 से 3 चीजें सामने आई हैं इससे रिलेटेड। एक तो उन्होंने कहा जो मौजूदा टन है पाकिस्तान का स्टील मिल्स के हवाले से वो 1 साल के अंदर 30 लाख टन तक हमें पहुंचाना है स्टील मिल्स का। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। स्टील मिल में इसी तरह वर्किंग जारी होती है। तो अब तुर्की, चीन और रूस ने, इन 3 कंट्रियों ने इंटरेस्ट शो किया है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स का कंसोर्शियम का दौरा भी इन तीनों मुमालिक ने किया है, जबकि एक सऊदी अरब जो हमारा नेबर कंट्री है उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन और तफसीलात मांगी गई हैं स्टील मिल्स के हवाले से। बट जो 3 कंट्रियां मैंने आपको बताई, इनकी तरफ से जो सरमायाकार हैं इन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो किया है। अब पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से क्या रद्द अमल है? उनकी तरफ से ये रद्द अमल है कि अगर
स्टील मिल्स पर वर्किंग हो जाती है, पाकिस्तान जो कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है स्टील मिल्स के हवाले से, और पाकिस्तान खुद भी चाह रहा है कि जो स्टील मिल्स का बहरान है उसको असर नो बहाली के लिए कोशिशें तेज की जाएं। अब पाकिस्तान को देखना होगा कि पाकिस्तान किस लिहाज से कोशिशें तेज करता है। अगरचा जो इकोनॉमिकली कंट्रीज स्ट्रॉन्ग हैं वो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, उन्होंने खुशाइन करार दिया पाकिस्तान स्टील मिल्स का जब उन्होंने दौरा किया। तो बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ ये है कि कुछ हमारे जो बड़े इतने इदारे हैं वो जैसे ही थोड़ी सी बहाली का कहते हैं तो निजकारी की तरफ चले जाते हैं। तो आई होप कि ये इस तरह का केस ना हो, लेकिन क्योंकि तीनों ममालिक ही दोस्त ममालिक हैं, चीन, रशिया के साथ भी और स्पेशली तुर्किया, उनके साथ एक बहुत अच्छा मैम जैसे आपने निजकारी की बात की, मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। निजकारी अब पाकिस्तान इस तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि जब कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, वो सरमायाकारी करेंगी, तो ऑब्वियसली उसके कुछ अपने पॉइंट्स भी होंगे कि हमने किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पूरा एक लाएअमल दिया जाएगा। बट अभी फिलहाल स्टील मिल्स के हवाले से निजकारी का कोई ऑप्शन हमें नहीं सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जैसे कि कहा कि हमारे दोस्त ममालिक हैं और इनकी तरफ से जो भी प्रोजेक्ट लगाए गए हैं वो काफ़ी सूदमंद होते हैं, और उम्मीद यही है कि स्टील मिल के हवाले से भी कोई ना कोई इसके अंदर हमें बेनिफिट होगा और इसके ऊपर देख सकेंगे। इसके अलावा ये जो कह रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए बाकी ममालिक भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हुकूमत की कोशिश है कि इस मंसूबे के ज़रिए कौमी स्टील सनत को दोबारा फ़ाल किया जाए। तो ये इससे पहले की सूरत हाल क्या थी? क्या ये काम कर रही है या बंद कर दी गई है, या फिर अभी फंक्शनल है लेकिन इसके अंदर जैसे कि बहाली की ज़रूरत थी और इसके अंदर सरमाए की ज़रूरत थी, ये स्टेटस था? मैम जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट जितनी भी जो सनत शोबे की चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट डाउन हुई हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली बंद हुई हैं, बट डाउन हुई हुई हैं। उसमें लेबर वर्किंग जारी है, बट उस तरह से नहीं। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से जब अदर कंट्रीज, हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से इंटरेस्ट शो किया गया, ऑब्वियसली वो जब इस सनत के शोबे में स्टील मिल के हवाले से जब वो इंटरेस्ट अपना शो करेंगे, जब उस पर इन्वेस्टमेंट आएगी, जब इनकम आएगी, तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके पैदा होंगे, जिसमें खासकर कुछ गुज़िश्ता अरसे से हम देखने में आ रहा है कि रोजगार नहीं है। जो यूथ है हमारी वो फॉरेन कंट्रीज की तरफ रुख कर रही है। तो ये फॉरेन कंट्रीज का रुख रोकने के लिए ही, क्योंकि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो हर शोबे के अंदर अपने आप को मनवाना जानते हैं। तो जो स्टील मिल का शोबा है, ऑब्वियसली उसके अंदर पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे, लेबर उसके अंदर बढ़ेगी, लेबर फोर्सेस उसके अंदर बढ़ेंगी, वेजेस इंक्रीज होंगी। जब पहले का हाल था तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा खस्ता हाल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। 3 से 4 मुल्क बड़े थे, जिसमें तुर्की था, चीन था, सऊदी अरब था और दीगर ममालिक भी थे। तो ऑब्वियसली जब इनका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो पाकिस्तान की हुकूमत का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा पीक पे पहुंचेगा, और जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है जो ऑब्वियसली खस्ता हाल थी, तो उसकी बहाली के लिए दोबारा कोशिशें तेज की जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया राना उमैर आपका हमें अपडेट देने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये हमारे साथ शेयर कर रहे थे राना उमैर। उन्होंने कहा कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावारी सलाहियत को मौजूदा सतह से बढ़ाकर तकरीबन 30 लाख टन सालाना करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। इस मकसद के लिए प्लांट और मशीनरी को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आंगन करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है, ताकि इदारे को आलमी मेयार के मुताबिक फ़ाल बनाया जा सके। वजारत सनत और पैदावार के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के सिलसिले में चीनी और रूसी कंपनियों के कंसोशियम ने स्टील मिल्स का दौरा किया है, जहां माहिरीन प्लांट, मशीनरी और मजमूई पैदावारी इस्तेदाद का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। तो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, स्पेशली जैसे कि हमारे साथ राना उमैर ने शेयर किया कि जब आप के इतने बड़े बड़े इदारे हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी नहीं दे रहे होते, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लेबर प्रोविज़न होती है, जहाँ पे आपकी नौकरियाँ बनती हैं। अगर आप उन इदारों को बंद करेंगे या बिल्कुल ही मिडल में रख देंगे या उसकी पैदावार कम कर दी जाएगी, तो होगा क्या? आपकी नौकरी तो वैसे ही कम हुई, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपके नौजवान
मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जहाँ मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पूरी यूरोप की मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, यूके जो है वो बैठ रहा है, यूएस का मुश्किल से मुश्किल तरीन हो रहा है जाना, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अगर वो बाहर भी जाएंगे तो नौकरी मिलेगी नहीं, बाहर भी जाके वो अपने ओन के ऊपर मसलों में घिरे रहेंगे, सेटल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इन इदारों को मजबूत करें, पाकिस्तान में ही अपना बनाएं चीज़ें, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी मजबूत हो जबकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। तो यहाँ वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का, इंतज़ार करी है हमारी न्यूज़ टीम आपका। जल्दी से लेते हैं न्यूज़ ब्रेक और वापस आते हैं और अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोगों ने ली थी छोटी सी ब्रेक ताकि वापस आए और हमारे साथ जो एक बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट हैं गुलाम रसूल बलोच साहब, जिनको हम बोलेंगे JR बलोच। ये उनका शॉर्ट नेम है, GR बलोच ये उनका शॉर्ट नेम है जिससे उनको बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। एंड वी आर हैप्पी टू हैव हिम ऑन आवर शो। GR बलोच साहब, कैन यू हियर मी? Oh yes, you are loud and clear, ma'am, and thank you. जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। गुलाम रसूल बलोच साहब, जैसा कि हमने कहा, साबिक सफ़ीर हैं, इसके अलावा तज्ज़िया कार हैं। आज हमने उनको बुलाया है, मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं, वक्त ख़त्म हो गया है, तवज्जो दिफा पर है। तो ये दिया है जी, ईरान ने का ऐलान है जो उन्होंने दो टोक किया है। तो JR बलोच साहब, आप क्या बताएंगे हमें कि ये किस तरफ जा रहे हैं ये सारे हालात? शुक्रिया। देखिए, इस वक्त दो बल्कि कहूंगा 3 मैदान सजे हुए हैं। एक मैदान तो सजा हुआ है जो जंगो जदल का है, आग का है, आंसुओं का है, खून का है, जुल्म का है, मजलूम का है, जालिम का है। ये सब कैरेक्टर उसके अंदर है और तबाही का है अनफॉर्चुनेटली। दूसरा और एरोगेंस का है, फिरौनियत का है, और दूसरी तरफ हुसैनियत है। एक तो ये मैदान है। दूसरा नैरेटिव की जंग है जिसमें दोनों ही तरफ से, इसमें मेरे ख्याल में नैरेटिव की जंग में ईरान बहुत आगे है अमेरिका से। अपनी जंग को भी वो दिफा करने में बिकॉज दे आर ऑन द मॉरल ग्राउंड्स, दे आर वेरी वेरी फर्म मॉरल ग्राउंड्स के अपने वतन का, अपनी सरजमीन का, अपने लोगों का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपने ब्रिजेस का, अपने रास्तों का, नदियों का, कारखानों का, बिल्डिंग्स का, पानी के जो प्लांट्स हैं, पेट्रोलियम के जो प्लांट्स हैं, उनका दिफा कर रहे हैं, जो कि एक नेचुरल फितरती हक है, कानूनी हक है, अखलाकी हक है किसी भी स्टेट का। सो एक तो वो है। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पहली जंग, जो पहला मरहला था जंग का 40 दिन का, उसमें उनको मुकम्मल तौर पे पब्लिक सपोर्ट रही, और अमेरिका भी और इजराइल जो कि दो साथ मिलके जंग लड़ रहे हैं। ये हमें कभी भी नहीं हम अमेरिका कहते रहते हैं, ट्रंप कहते रहते हैं, और इजराइल को और नेतन्याहू को भूल जाते हैं। दिस इज व्हाट देयर स्ट्रेटेजी इज, कि असल टारगेट ट्रंप बने क्योंकि ज्यादा बोलता है। कभी भी हमने ट्वीट नहीं सुना इसका नेतन्याहू का, लेकिन अंदर से उसकी शैतानियत चल रही होती, उसके ही मंसूबे चल रहे होते हैं, और ये मंसूबा था ही उसी का। इसका उन्होंने खुद भी इंकशाफ किया है। अब तो वो भी एक्सपोज हो गया है, जो लास्ट इवनिंग JD वैंस का आया है बयान कि सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी साजिश जो इस अमन प्रोसेस के खिलाफ कर रहा है वो इजराइल बजाते खुद है, और बहुत सारा पैसा, मिलियंस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन, लॉबिंग, जो जहां अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा एक डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन तो नहीं मैं कहूँगा, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी अखलाकी पस्ती है कि किस तरह से अच्छे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको किस तरह सैबोटाज करते हैं, जिस तरह अमन का है या कोई भलाई का है, तो उसमें ये जो लॉबीज हैं वो उसको डिसैबोटाज करती हैं। तो वहां पे भी इजराइल जो है वो एक्सपोज हो गया है। तो आई थिंक ऑन आवर पब्लिक नैरेटिव्स वी हैव टू ब्रिंग, जो असल ईविल है वो है इजराइल का, जो असल जो सरतान है इस मिडल ईस्ट को लगा हुआ, जो असल जो वायरस लगा हुआ है, वो इजराइल और उसकी लॉबी है, ज़ियोनिस्ट है। सो मेरे ख्याल में हाँ, तीसरा मैदान जो है वो एक्चुअली
ऐलानात का है कि और ख्यालात का है, ऑब्जेक्टिव्स का है कि किस कहाँ पे कौन कहाँ खड़ा है। सो मेरे ख्याल है हमें इन तमाम मुश्किलात में अपना जो रोल है, अपने से मुराद पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बेड़ा उठाया है अमन का, उसको इतना जल्दी नहीं देंगे, हम गिव अप करेंगे। मेरा यही रिकमेंडेशन रहा है मेरी राइटिंग में भी और मेरी बातचीत में भी, और अभी भी मैं यही एम्फेसाइज करूंगा कि पाकिस्तान को डटा रहना चाहिए, अमन के लिए डटा रहना चाहिए, इंसानियत के लिए डटा रहना चाहिए, बैनुल अक़वामी कानून के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन ये जो आपका नए डायनामिक्स आ रहे हैं उसके ऊपर जैसे कि एक तरफ सऊदीया का भी पार्ट होगा, दूसरी तरफ ईरान का भी पार्ट है और यूएस का भी पार्ट है, पाकिस्तान का इसके अंदर रोल किस तरह से मुस्बत रह सकेगा और स्पेशली कोई भी मतलब न्यूट्रल रहते हुए वो किस तरह से अपनी साबका पोजीशन को बरकरार रख सकेंगे? देखिए, हम तो इसी वजह से आपको देखिए कब आप मीडिएटर बनते हैं। इतनी बड़ी जंग थी जो कि तकरीबन बनने जा रही थी और अभी पोटेंशियल कि खुदा ना करे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, जो एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री इट इज बिकम अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसके जो असरात हैं वो पूरे गल्फ से लेके एशिया से अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उसके तेल जब महंगा होता है, जब सप्लाई चेन कटता है, हीलियम नहीं मिलता हॉस्पिटल्स को, जो माइक्रोचिप्स बनाने वालों को, और पूरा 20% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बनता है। लिहाजा उसकी जो इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत तो है अपनी जगह पे और उसका असर भी है बहुत, और बड़े शिद्दत से असर है दुनिया के निज़ाम के ऊपर। तो एक लिहाज से मईशत के हिसाब से, सप्लाई चेन के हवाले से वो ऑलरेडी एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसमें पाकिस्तान जो है वो इन्हीं उसूलों के बुनियाद पे इसी बुनियाद पे किया था कि हमारे सबके साथ बहुत ही ताल्लुकात बड़े एतमाद पे जो है वो मुश्तमिल हैं। सब पार्टियां आप पे एतमाद करती हैं, आपको क्रेडिबल समझते हैं, आपका एक्सेस एट द हाईएस्ट लेवल है अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में। और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का रोल बहुत अहम है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बहुत अहम है, उनके ताल्लुकात हैं ऊपर जो बातचीत करते हैं वो। तो इनको अब इस वक्त जो है हमारी लीडरशिप को बहुत ही पुरएतमाद लीडरशिप दुनिया की समझा जा रहा है। इस वजह से हमें पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना, पाकिस्तान को न्यूट्रल इस लिहाज से रहना कि हम कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है। हम अगर खड़े हैं, जिस तरह मैंने कहा दूसरे अल्फाज में, अमन के लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह जब तक मुमकिन हुआ हमारे साथ। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में स्पेशली यूएस की तरफ से ये किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल आपने मेंशन किया नेतन्याहू इस्राइल का पार्ट इसके अंदर, और उनका जो एक एजेंडा है वो स्टेबलाइज नहीं होने देना चाहते हालात को। उसकी वजह से वो कंटिन्यूसली पसे पर्दा इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से सबुताज होता है बार बार ये पीस प्रोसेस। तो क्या आपको लगता है कि यूएस का फ्यूचर में क्या इस पर होना है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेके क्या वो फिर एक हमले की तरफ जा रहे हैं, या तातुल पैदा हुआ है मुज़ाकरात में दोबारा है, या फिर ये इट्स अ नो एंड या नो गो एरिया और इसके बाद से जंग के ही हमें हालात नज़र आ रहे हैं? इनफैक्ट अब जो दोनों के वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जंग के मकासद होते हैं, वो बड़े अहम होते हैं। पहले मकसद था अमेरिका के कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिप्लीट किया जाए, ख़त्म किया जाए, और इस काबिल न रहे कि वो कभी भी न्यूक्लियर अगले आने वाले 10-20 साल या हमेशा के लिए, इनके अल्फाज मुख्तलिफ अल्फाज से कहा है मिस्टर ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर हो। और उसमें किसी हद तक इसका कंसेंसस भी है दुनिया में भी, और ख़ासतौर रीजन में, गल्फ में, कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाता है तो फिर बैलेंस ऑफ पावर बहुत अनफेवरेबल हो जाएगा उनके लिए, और उनकी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर और बढ़ जाएगी। लिहाजा वो सेटल हो गया। और हमेशा मेरा भी यही रहा है इसमें कंटेंशन के
क्योंकि ईरान जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा है, उसने साइन किया हुआ है और वो मानता है। और जब फरवरी 2025 इसी साल जब ओमान में बातचीत हो रही थी जंग से पहले, तो ऑलमोस्ट दे हैड एग्रीड, लेकिन ये फिर चूंकि जो नेतन्याहू है वो चाहता है किसी तरह से भी कि हम ईरान को वो लोग इस तरह से तबाह करवाएं, अकेला वो खुद कर नहीं सकता क्योंकि उसकी पूरी डिपेंडेंस अमेरिका के साथ है। उसको तो मुकाबला भी कर सकता है ईरान, लेकिन चूंकि वो उसका कंट्रोल है उसकी बहुत सारे स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर अमेरिका की, लिहाजा उसने मिस्र इन्फॉर्म किया, मिस्र रिप्रेजेंट किया जो फैक्ट है, जिस तरह इराक में किया था कि उनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, बाद में मुकम्मल तौर पे वो झूठ साबित हुआ। इसी तरह से इनको भी यही बावर कराया गया और ट्रम्प साहब ने कहा कि 2 हफ्ते में हम पे हमला करने वाला, इस हद तक भी चले गए। झूठ समझ लें, मिस इन्फॉर्मेशन समझ लें या उनका असर समझ लें, जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ऐसा ही है। तो अब भी इजराइल विल नेवर गिव अप ऑन देयर ऑब्जेक्टिव। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका को सोचना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ी ताकत है, उसके बड़े दुनिया में बहुत जो है वो स्टेक्स भी हैं और उसके अब एलाइज भी हैं जीसीसी में। क्या वो लंबी जंग सह सकेंगे? अगर वो नहीं, वो तो चलो बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ी ताकत है और दूर है, उसके ऊपर ईरान हमला भी नहीं कर सकता। अगर वो हमला करेगा तो जीसीसी कंट्रीज पे करेगा। अगर शिकार बनेंगे इनकी जंग की का नुकसान होगा तो इनको हो चुका है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। इनको सिर्फ ये एतमाद, क्योंकि ये जो इकोनॉमीज थी जीसीसी की वो एतमाद पे थी, वो इस नोशन परसेप्शन में थी कि जी यहाँ कुछ भी नहीं होता, बड़ा स्टेबल है, पीसफुल है, बेहतरीन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है और कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब वो पूरा परसेप्शन खत्म हो गया। इनको इसको रीबिल्ड करने में 10 साल और लगेंगे और अगर जंग चंद माह और लगती है तो समझ लो 10 साल और भी चलेंगे, तो ये तो फिर दोबारा बैक टू 80-70s में, जब ये कुछ भी नहीं था। दुबई में भी कराची में आके वो देखते थे कि शहर कैसा होता है, दुबई वाले, तो वो तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और वो नहीं चाहेंगे अमेरिकन के ये जो ऑयल है, जो कि दुनिया का 1/4 जो है या उससे भी ज्यादा जीसीसी कंट्रीज के पास है, जो गैस का, ऑयल का, वो इसको खत्म करे। और फिर हमारे अपने इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे 660 लाख लोग काम करते हैं, हमारे 38 बिलियन डॉलर जो आता है रेमिटेंस, उसमें से 26 जो बिलियन डॉलर वो जीसीसी से आता है और प्लस जीसीसी में से एक जो अहम कंट्री है सऊदी अरब, उसके साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन है और हरमैन शरीफीन मुसलमानों का वहां पे। हाउ कैन वी लेट इट गो एंड बी बर्न? नो, पाकिस्तान उस मामले में बड़ा फर्म है। ये कभी नहीं हम होने देंगे अब कि अब जंग अगर ज्यादा चलती है तो इनको आप पनिश करो। अमेरिका को तो आप पहुंच नहीं सकते, इजराइल भी काफी दूर है, कभी कभी मारते हो कभी नहीं मारते हो। सो आई थिंक वील हैव टू चेंज आवर स्टैंड्स और हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी एज ए मीडिएटर उसको चेंज करना पड़ेगा और ईरान को भी अपने इस सख्तगीर जो नैरेटिव है उसको रिलैक्स करना पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द रीजन, इन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन पीपल। 47 साल से ये लड़ रहे हैं मुख्तलिफ जगह। ठीक है, उनके पास बहुत दौलत है, उन्होंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन स्टिल देयर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन जिसके वही मसाइल हैं जो पाकिस्तान में मसाइल हैं। इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है उनके पास। तो नौजवान पढ़े लिखे भी हैं उनके पास, बहुत ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ 90% लिटरेसी रेट है। तो ये तमाम इश्यूज हैं और हमारा पाकिस्तान का मोटिवेशन, वन ऑफ द मोटिवेशन वाज कि हमारे पड़ोस में एक तरक्की करती उभरती हुई सनत जो है वो एक मार्केट आ जाए जिसमें हम भी उनके साथ कोऑपरेट करें और ये खित्ता पूरा साउथ एशिया और वेस्ट एशिया और मजीद तरक्की करे। लेकिन अब हालात बहुत दिस नो डाउट अबाउट इट के दोनों तरफ से सख्त गीर जो है वो बयानात आ रहे हैं जो कि बहुत खतरे की निशानदही तो करते हैं। उसके बावजूद भी दुनिया की ताकतें अब भी लगी हुई हैं। पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है कि अमन से गुफ्तगू से जो है इस गंभीर मसले को हल कर लिया जाए। जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। हाँ जी, अभी हमारे पास टाइम कम है, जाने से पहले कोई अगर आप छोटा मैसेज देना चाहें तो प्लीज शेयर इट। हाँ, देखिए जी, इसका हल है, रास्ता ये है कि आप एक कमीशन बनाएं, टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम कमीशन फॉर गवर्नेंस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और यही एक तरीकाकार है। उसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा जो आज या कल तक आ जाएगा, और यही मेरा प्रपोजल है। जो दुनिया में जितने भी कैपिटल्स हैं, हमारे अपने लोग हैं जो कर रहे हैं इसको मीडिएटर के तौर पे सामने, कि आप बराए करम अब एक रास्ता मुकम्मल बताएं कि ये रहा, क्योंकि अब असल मसला इसका है।
और आखिरी मेरा ये है कि तमाम जंगें सिर्फ अमन से गुफ्तगू से ही ख़त्म होती हैं, तो नुकसानात से बचें और जितना जल्दी गुफ्तगू का पुरअमन और पुरसुकून रास्ता इस्तेमाल करें, उतना ही नुकसान इंसानियत का, लोगों का और खित्ते का था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल बलोच साहब, आपका हमारे साथ मौजूद थे साबिक सफ़ीर। उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया लिटरली जो अभी सिचुएशन जा रही है ईरान, यूएस और स्पेशली गल्फ़ ममालिक और सऊदीया को लेके, उसके बारे में एक ना सिर्फ बड़ा ये पेचीदा हो गया है थोड़ा सा जो ये टॉपिक चल रहा है करंट, लेकिन उन्होंने एक ना सिर्फ इसका एक बैकग्राउंड हमें दिया, बल्कि जाते हुए उन्होंने एक सलूशन भी दिया जो मेरे ख्याल से बेस्ट सलूशन है कि आप कमीशन बनाएं मैरीटाइम का, और उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो सबसे बड़ा इशू है वही चल रहा है, उसको सॉल्व करें। और ये बन सकता है, इसमें आप गल्फ़ ममालिक के लोगों को डालें, ईरान को डालें, तो वो ख़ुद ही एक ऐसा लाएअमल निकल आएगा जिससे ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और आते हैं वापस। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ली हमने छोटी सी ब्रेक और आए हम जल्दी से वापस ताकि हम बात कर सकें उबैद खान के साथ, जो कि ब्यूरो चीफ हैं रोज़ न्यूज़ लाहौर। लाहौर में जी पैरा फोर्स प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने गिरा फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं, इसके मुतल्लिक जानते हैं उबैद खान से। सो वेलकम टू द शो उबैद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और एक ख़ास मुद्दे और ख़ास टॉपिक के ऊपर हम जो हमारे देखने वाले हैं उनको आगाह करना चाहते हैं कि लाहौर शहर में जहाँ पर महंगाई को लेकर बहुत सारा बबेला है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो वहीं पर अब जो ग्रां फरोश हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। लाहौर में पैरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ग्रां फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ कर दी हैं, और जिसमें होल सेल मार्केटों, रिटेलर स्टोर्स और मुख्तलिफ बाज़ारों में अशिया ज़रूरियात की कीमतें और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद जो है उसकी मुसलसल निगरानी शुरू कर दी गई है। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रवा माह शहर भर में 66,510 इंस्पेक्शंस की गई हैं, जिनके दौरान ग्रां फरोशी पर मजमूई तौर पर 19 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जबकि 38 दुकानें सील और 49 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी के साथ साथ जिला इंतजामिया ने हिदायत ये की है कि तमाम मार्केटों में अशिया ज़रूरियात की फरोख्त सरकारी नर्कनामों के मुताबिक यकीनी बनाई जाएगी, जबकि ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं, जिसमें खासकर बात करें डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने खसूसी कहा है कि मसनूई महंगाई पैदा करने वाले और नाजायज़ मुनाफाखोरों के लिए कोई रायत नहीं दी जाएगी, जिसमें जबकि पैरा फोर्स के क़याम से मार्केट मॉनिटरिंग और कानून पर अमल दरामद का निज़ाम जो है मज़ीद मौसर बनाने की कोशिशें जो है वो इस वक्त की जा रही हैं। और शहर के अंदर एक जानिब तो ये कार्रवाइयाँ हैं, और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है शहर में और तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ हम देखते हैं कि ज़रूरियात की जो हर चीज़ है उसके ऊपर भी उसके असर जो हैं वो असरात नज़र आने शुरू हो चुके हैं। आफ्टर शॉक जो हैं अब नज़र आने शुरू हुए हैं ठीक तरह से, और जिसमें हर चीज़ की कीमत के इंक्रीज़ होने से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर हैं, जो होल सेलर हैं, वो भी मन मर्जी के दाम मांगने शुरू कर दे लोगों से और मन मर्जी की कीमतों के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त करनी शुरू कर दे, तो मज़ीद महंगाई का एक तूफान आता है जिससे शहरी मज़ीद परेशान होते हैं। ये भी महंगाई है, उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसके ऊपर काम करने की, क्योंकि हमने माजी में भी ये रिपोर्ट किया है और हमने बताया है कि जिसके ऊपर खसूसी कल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। जो तंदूर मालकान हैं, मुत्तहिदा जो नान रोटी एसोसिएशंस हैं, उनकी जानिब से भी एक मुतालबा किया गया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो अब रोटी को जो है वो 20 रुपए में फ़रोख्त नहीं करेंगे, वो 25 रुपए में फ़रोख्त करेंगे। और इसी तरह से नान की कीमत 30 रुपए नहीं बल्कि 35 रुपए में उसे फ़रोख्त किया जाएगा। तो माजी जो हुकूमत के मुकर्रर नर्खनामे हैं उसके मुताबिक रोटी की कीमत इस वक्त 16 रुपए है और नान की कीमत 25 रुपए है। इससे भी जायद कीमत जो है इस वक्त भी वसूल की जा रही है, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। और अब दूसरा उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है। इस तरह से जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो अपने मुतालबात सामने रखती हैं हुकूमत के, और मुतालबात रखते हुए
वो भी वावेला करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर रिटेलर होलसेलर की बात की जाए तो ये भी यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद जो मुकर्रर कीमत है उस पे हम चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। चीज़ों की कीमतों के अंदर इज़ाफ़ा हुआ है तो हमें यकीनन अपने मुनाफ़े के अंदर भी इज़ाफ़ा करना पड़ेगा। ये मुनाफ़ाखोरी ज़द-ए-आम रही है और शहर के अंदर हमने देखा है कि माज़ी में भी इसके ऊपर क्रैकडाउन सख्ती के साथ किया जाता रहा है, मगर वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत है इस वक़्त के किसी किस्म की टॉलरेंस इसके ऊपर ज़ीरो पॉलिसी रखी गई है और ख़ास हिदायत जो है एसी साहिबान हैं जो मुख्तलिफ तहसीलों के उनको ये दे दी गई है कि ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आटे की किल्लत और मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है शहर में, उसके खात्मे के लिए भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर छापे जो हैं वो मारे जा रहे हैं और पैरा फोर्स जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है ताकि जो सरकारी नर्कनामे हैं उनके मुताबिक चीज़ों को सहूलियात और कीमतें जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त की जा सके। जी जी, बिल्कुल। जो हमारे पास भी न्यूज़ है उसके मुताबिक भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज़ का कहना है कि मसनूई महंगाई पैदा करने वाले और नाजायज़ मुनाफाखोरों के लिए कोई रियायत नहीं, जबकि पैरा फोर्स के क़याम से मार्केट मॉनिटरिंग और कानून पर अमल दरामद का निज़ाम भी मज़ीद मौसर होगा। तो कुछ चीज़ें डिजिटलाइज़ करने की वजह से भी, ऑनलाइन करने की वजह से भी उनके ख़्याल में ये चीज़ें बेहतर होंगी या प्राइसेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? देखिए ज़िले इंतज़ामिया अगर डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने जिस तरह कहा है कि मसनूई महंगाई पैदा करने वाले और नाजायज़ मुनाफाखोरों के लिए कोई राहत नहीं है और हम सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और टीमें तश्कील दी गई हैं, मुख्तलिफ मकामात पर वो जा भी रहे हैं, चेक किया जा रहा है, बल्कि उन्होंने अपने मखसूस जो एजेंट नुमाइंदे जिनको हम कहते हैं कि वो मुख्तस किए हुए हैं, वो पहले जाकर परचेजिंग करते हैं और इंतज़ामिया के बंदे ही जब परचेजिंग करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि मार्केट में किसी भी चीज़ के दाम जो हैं वो कुछ साख तक कितने बढ़ाए गए हैं और जो मुनाफाखोरी है उसके ऊपर किस हद तक की जा रही है। ये एक सबसे बड़ा ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के पास किसी भी चीज़ की कीमत को मालूम करने का एक फार्मूला भी मौजूद है और दूसरा आम शहरी तो मुतासिर होता ही है। आम शहरी तो हमेशा वावेला करता है और कहता है कि जो चीज़ें हैं जिनकी कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, अगर उसके अंदर भी कीमतें ज़ायद वसूल करेंगे, दुकानदार मुनाफाखोरी करेंगे तो मज़ीद परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो मुनज़्ज़म तरीका एक होना चाहिए, एक ऐसा फार्मूला और एक ऐसी मैकेनिज़्म हमें लेके आने चाहिए कि जिससे आम शहरी खासकर मुतासिर ना हो, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अगर किसी भी चीज़ की कीमत ₹1 भी बढ़ा दी जाए तो यकीनन उससे भी शहरी के ऊपर और महंगाई का एक नया तूफ़ान आता है। और रोज़मर्रा ज़रूरियातें ख़ासकर रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि इनके अंदर मन मांगे दाम जो हैं वो मासूल किए जाते हैं। कभी चीनी की किल्लत होती है तो चीनी की कीमतें मुँह मांगे दामों पर फ़रोख्त की जाती हैं। इसी तरह से घी, ऑयल, चीनी उसके अलावा आटे का थैला जिस तरह मैंने बताया है कि गंदम की कीमतों के अंदर इज़ाफ़ा खुद साख्ता भी किया जाता है और मसनूई बहरान पैदा करने के लिए उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल माज़ी में भी देखी, अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, मगर उसके साथ-साथ इंतज़ामिया खुशी की बात ये है कि एक्टिव नज़र आ रही है काफ़ी हद तक और जो पैरा फोर्स है उनके ज़ुम्मे ये काम लगा दिया गया है और बता दिया गया है उनको कि किस तरह से उन्होंने जाके तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है और तमाम चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। उसके साथ-साथ मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं, लोगों को जुर्माने किए जाते हैं, लोगों की गिरफ्तारियाँ भी होती हैं और उसके साथ-साथ मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी बाज़ ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं शहर के अंदर, कुछ ऐसे अफ़राद मौजूद हैं कि जो हमेशा अपने काम को जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी अब ये कहा गया है कि सख्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएँगी। किसी किस्म की जो है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी सामने लाई जाएगी और कोई राइट जो है उन्हें नहीं दी जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। वैसे तो अगर ये तो कुछ इंतज़ामात हैं या कुछ इंडिकेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइस कंट्रोल और लाइक प्राइस को नीचे लाने की तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन बीइंग आपका एक जो हम कस्टमर हैं बेस लाइन पर हैं और जाते हैं चीज़ें ख़रीदते हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो ये रेट जो हैं उस पे इंसिस्ट करें, उनको दिखाए जाएँ और जो रेट अगर कम है या ज़्यादा है उसको रिपोर्ट करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। हम भी अक्सर इतना ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं या फिर कैरिड अवे हो जाते हैं कि जो कोई प्राइस दे रहा होता है उसी प्राइस को बस लेते हैं और आ जाते हैं, जबकि असल में जो आपकी हर दिन की एक प्राइस लिस्ट आती है उसमें बड़ा फ़र्क होगा उन प्रोडक्ट्स में।
देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और लेकिन ऐसा सच नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि जो कीमतें होती हैं, जो रेट लिस्टें होती हैं, वो अवेजा दुकानदार नहीं करते हैं, और जिन्होंने ग्राम फरोशी करनी होती है, जिन्होंने खासकर मुनाफाखोरी करनी होती है, तो वो तो बिल्कुल भी अपनी रेट लिस्टों को अवेजा नहीं करते हैं, और ना ही उन रेट लिस्टों के मुताबिक चीजें जो है वो फरोख्त की जाती हैं, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की हर वो चीज हो जो आपने रूटीन में इस्तेमाल करनी है। उनकी जो कीमतें होती हैं, अगर आप फ्रूट्स वाले रेडी बान के पास जाएंगे तो उनकी एक अपनी दास्तान होगी। उनकी जानिब से ये कहा जाएगा कि जी वो जो हैं कि जो कीमतें इस वक्त दी जा रही हैं, जो मार्केट से उन्हें चीजें मासूल हो रही हैं, जो परचेजिंग की जा रही है, उसके ऊपर वो फरोख्त नहीं करेंगे कभी भी उनको। और दूसरी अगर बात करें तो रेट लिस्टें मौजूद होती हैं, लेकिन उनको अवेजा नहीं किया जाता है। किसी भी दुकान पर चले जाएं, ना ही अगर रेट लिस्टें अवेजा कर दी जाए तो उसके मुताबिक चीजें फरोख्त नहीं की जाती हैं। मन मर्जी के दाम से चीजें फरोख्त की जाती हैं, चाहे वो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त हो, चाहे बीफ हो, मटन हो, या उसके अलावा कोई और चीज हो। हर चीज के ऊपर मुनाफाखोरी आम है शहर के अंदर, और जिससे एक महंगाई का तूफान हम कहते हैं कि आता है। लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ता है। तो इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन चीजों के ऊपर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए एक मैकेनिज्म देर आए दुरुस्त आए हम कह सकते हैं कि बनाया गया है। और खासकर अब जो इंतजामिया है, जिला इंतजामिया, वो इंतहाई एक्टिव नजर आ रही है, और क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है, और होप तो ये क्रैकडाउन इसी तरह से चलता रहे, ताकि जो आम शहरी है खासकर वो पहले परेशान है तो वो मजीद परेशान ना हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बताया उबैद ने। बहुत शुक्रिया उबैद खान साहब आपका, जो कि ब्यूरो चीफ थे रोज़ न्यूज़ लाहौर के। लाहौर में प्राइस कंट्रोल और पैरा फोर्स के हवाले से उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और कैसे वो महंगाई के ऊपर असरात डाल रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ उन्होंने बातचीत की। अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में हमारे एक और बड़े, आपको पता है कि हम अपनी टीम को बुलाते रहते हैं ताकि वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और बता सकें कि क्या हो रहा है। कुछ न्यूज़ हैं जो हम आपके साथ करेंगे शेयर, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास कोई और तज्जिया कार भी हैं जिनके साथ हम करेंगे बातचीत। फ़िलहाल देखा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ईरान को जी आला सतह पर आगाह कर दिया कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, जो कि आई थिंक ना सिर्फ उन्होंने ये बताया कि रेड लाइन है, और ईरान को एक इंतबाह किया है कि उनको इस पर केयरफुल रहना है। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने पाकिस्तानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान की आला क़यादत ने ईरान को आला सतह पर आगाह कर दिया कि सऊदी अरब हमारी डेडलाइन है, इस पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अहदेदार और दीगर ज़राए ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हमारी आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को आला सतह पर आगाह कर दिया है, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, ये हमारी सुर्ख लकीर है। पाकिस्तान की जानिब से इकदाम इन खदशात की बुनियाद पर किया गया कि रवा बरसों के अवाइल में ईरानी मिसाइल हमलों के मुकाबले में हौसियों के हमलों से बादल न खवास्ता पाकिस्तान को तनाज़े में धकेला जा सकता है। दो पाकिस्तानी ओहदेदारान ने खबर एजेंसी को बताया कि पाकिस्तानी फौजियों को यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार मोहम्मद आमिर राना का ये भी कहना था कि पाकिस्तान को तवक्को नहीं कर रहा था कि कशीदगी इस कदर अचानक बढ़ जाएगी, और रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामाबाद में तफ्तीश है कि हौसियों के फैलाई गई कशीदगी से बहरा अरब में जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है, जो अहम तजारती रास्ता है। इस पर पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक का इन्हिसार है, और वसी तनाज़ा रोकना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके साथ साथ सऊदी अरब के मफादात को निशाना बनाया जा सकता है, जिस पर दो तरफा दफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए फौजी मुदाखलत करनी होगी। इस हवाले से जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की आला क़यादत तमाम फरीकैन को समझाने में मसरूफ़ है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि अगर हौसियों ने अपने हमलों का दायरा कार सऊदी अरब तक फैलाया तो हालात तब्दील हो सकते हैं।
और पाकिस्तानी अहदेदारों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि ईरानी क़यादत के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात पर इस्लामाबाद में तफ्तीश की निगाह से देखा जा रहा है। सदर मसूद पेशशकिया, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर समेत ईरानी सियासी रहनुमाओं के नुक्ताए नज़र और मकासदे पासदाराने इनकलाब के ख़यालात से मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली ने बताया कि बज़ाहिर ईरान में फैसला साजी में फ़ौजी असर रसूख ज़्यादा है, जिससे पाकिस्तान में तेज़ी से तस्लीम किया जा रहा है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो कि आ रही हैं अपडेट्स के अंदर, और डेफिनेटली पाकिस्तान ने जब कहा है कि रेड लाइन है तो उसकी हिफाजत करना पाकिस्तान के ऊपर बड़ा नेसेसरी है, तो वो काफ़ी इस चीज़ से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, वार्निंग्स दे रहे हैं। अब ये कहाँ तक जाके कंट्रोल होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इजाज़, जो कि है तज्ज़ियाकार एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम जैसे मोबाइल या नकदी छीनना और मुनज़्ज़म डकैतियाँ जो आजकल हो रही हैं, जैसे घरों में घुसना और गाड़ी छीनना, संगीन मसाइल हैं, इसके बारे में बात करेंगे और कैसे ये बढ़ रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर इजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, क्या शेयर करेंगे पाकिस्तान के स्ट्रीट क्राइम के मुतल्लिक? मैं पाकिस्तान बिलखुसूस कराची, चूंकि एक मेगा सिटी है, कराची के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ओवरऑल पाकिस्तान में जो क्राइम का रेशो है एज कम्पेयर टू इन कंपेयर विद द मेगा सिटी लाइक कराची, कराची इस वक्त क्राइम की एक स्ट्रीट क्राइम की एक भरपूर जद में है, जहां इस शहर पर हर थोड़े दिनों में किसी न किसी किस्म की वबा टूट पड़ती है। वैसे ही इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जो है वो अपने बिल्कुल बाम पर है। आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों स्ट्रीट क्राइम्स में तो अमूमन ऐसा होता है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं वो जो अपने ठिकानों से, अपने घरों से, अपने स्पॉट से निकलते हैं और स्ट्रीट्स में जो नज़र आता है, जो एक मखसूस उनकी साइकी है, किसी के पास लैपटॉप बैग है या किसी के पास कोई ऐसा हैंड कैरी है जिस पर उन्हें शक गुजरता है कि इसमें लैपटॉप है या कैश है, वो उसे लूटते हैं। लेकिन अब बात यहाँ से आगे बढ़ चुकी है। अब ऑर्गेनाइज स्ट्रीट क्राइम्स और कुछ इस तरह की दीगर अख्तरा इस्तेमाल हो रही हैं कि जिसमें बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं और वो ग्रुप्स बैंक से निकलने वालों को ट्रेस करते हैं। वो ग्रुप्स मॉल से या कहीं ऐसी जो जहाँ कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही होती है या जहाँ कहीं कैश का लेन देन होता है, बाकायदा उसकी रेकी होती है। रेकी के बाद फिर उसको बीच रास्ते में या किसी भी जगह पे जाके उसको ट्रेस करके उससे वो जो कैश होती है या कोई लेन देन होता है, ना सिर्फ वो लेते हैं, वो लूटते हैं, बल्कि उसकी जान भी ले लेते हैं। तो कराची इस वक्त अगर देखा जाए अमलन मैं बीइंग अ सिटीजन ये मैं बात करने में हक बजानब हूँ कि कराची में जो इस वक्त चोरों, लटेरों और डाकुओं की रेड कायम हो चुकी है कराची की गलियों पर, कराची की सड़कों पर, और इनको कोई रोकने वाला नहीं। गुज़श्ता दिन में सुन रहा था जो कराची पुलिस के चीफ हैं, उनकी एक प्रेस ब्रीफ थी मॉर्निंग शो में ही, तो वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो एक रवायती पुलिस का सिस्टम था इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशन का, कि एक एसएचओ और उसके नीचे एक नफरी और फिर वो इन सारे मामलात को देखती थी, तो उन्होंने अमलन उस चीज़ से हाथ उठा दिए हैं कि अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है और ना सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी चाहिए बल्कि हमें टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाले लोग भी चाहिए होंगे। मतलब ये चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें पुलिस को भी ट्रेन करना होगा, और ये सब करीब मसलन हम मुस्तकबिल में ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल हो सकेगा। यकीनन टेक्नोलॉजी की ही मदद से अभी एक बहुत बड़ा केस जो कराची में एक नौजवान डॉक्टर थे और कराची के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में वो हाउस जॉब कर रहे थे, और उसके अलावा उस बच्चे ने USMLE जो एक बड़ा एक लाइसेंस का एग्जाम होता है यूनाइटेड स्टेट के लिए, वो भी पास थे। और उनको राह चलते मसलन लुटेरों ने ना सिर्फ लूटा, उनसे पैसे लिए, बल्कि उनकी जान भी ले ली। हिंदू कम्युनिटी से थे, आकाश नाम था, डॉक्टर आकाश। तो उस केस की जब उन्होंने मिसाल दी, उस पर भी उन्होंने ये कहा कि सेफ सिटी की वजह से हम उसको ट्रेस करने में कामयाब हुए। तो गुज़श्ता साल का जो
क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो रिकॉर्ड है या स्ट्रीट क्राइम्स का गुज़श्ता 6 महीनों में बज़ाहिर तो पुलिस के एदाद शुमार के मुताबिक तो पिछले साल की बनिस्बत इस साल कमी आई है, लेकिन वो चीज दिख नहीं रही है। जो एक परसेप्शन है, क्राइम परसेप्शन है, वो बहुत ज्यादा है कि आप यूं इमेजिन करें कि 6-7 महीनों में 28 से 29 हजार इस तरह के रजिस्टर्ड जो आमतौर पे रजिस्टर्ड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज रही हैं या रजिस्टर्ड जो क्रिमिनल एक केसेस रहे हैं वो 29 हजार हैं गुज़श्ता 7 या 6-7 माह में। तो अब 5 से 6 माह रहते हैं आप पूरे साल में, तो आप देख सकते हैं कि आदाद शुमार कहाँ तक जा रहे हैं। तो पुलिस, ना सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि कराची इस वक्त पूरे मुल्क की शाहराह है, इकोनॉमिकली पूरे मुल्क को ये ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ की जब ताजर बरादरी या दीगर जो लोग हैं वो महफूज नहीं होंगे तो आपकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा इसका। आपका जो बिजनेस कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब होगी, ना सिर्फ वो बल्कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को लेकर बड़े उसका शिकार हैं कि वो अपने आप को चले सरमाया इंसान इकट्ठा कर लेता है, पैसा फिर दोबारा आ जाते हैं, लेकिन यहाँ न सिर्फ पैसा लिया जाता है बल्कि जान भी ले ली जाती है। तो ये इस वक्त बड़ा अगर कंपेयर करेंगे हम लाहौर या दीगर जो बड़े शहर हैं तो वहाँ जो क्राइम का रेशो, क्राइम तकरीबन हर जगह होता है लेकिन वो वहाँ इस तरह का शायद क्राइम नहीं है जो कराची में देखने में आया। ना सिर्फ यहाँ आपकी मालूमात महफूज है बल्कि आपकी जान भी महफूज नहीं है। आप CPLC, AVCL जो यहाँ पर इदारे हैं जो गाड़ियों की स्नैचिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या दीगर जो क्राइम्स को रिपोर्ट करते हैं, आप उनके एदाद शुमार देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना ये एदाद शुमार भी वो एदाद शुमार होते हैं जो आम तौर पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं। किसी का मोबाइल स्नैच हो गया, किसी की मोटरसाइकिल या दीगर चीज बाज़-औक़ात वो करते हैं, लेकिन बादियों नजर में ये देखा गया कि लोग थाना, कोर्ट, कचहरी इन चीजों से अवॉइड करने लगे हैं क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक कहना तो मैं साकबदहन के वो दफन हो चुका है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जहां मुजरमों को सजा मिले और वो आइंदा के लिए जो है माशरे या सोसाइटी में इबरत का निशान बने, तो वो आइंदा के लिए किसी भी किस्म की ऐसे काम को करने से पहले 10 बार सोचें। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर कि उसकी नाकामी की वजह से ये जो मोबाइल स्नैचिंग या दीगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग मुब्तला होते हैं, जो ये इस तरह की उन चीज़ों में पाबंद सलासल होते हैं, पकड़े जाते हैं, थोड़े अरसे में फिर वो निकलते हैं, फिर वो एक बड़े गैंग की सूरत में निकलते हैं, उनके ताल्लुक वास्ते बन जाते हैं जेलों के अंदर और फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और मरबूत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब रेंजर्स प्लेस थी कराची में, क्या ये चीज़ें बेहतर थी? क्या रेंजर्स की अब वहाँ पे शमूलियत नहीं है? क्या उनको हटा दिया गया है जिसकी वजह से क्राइम रेट इस कदर शदीद तरीके से ऊपर बढ़ रहा है और स्पेशली जहाँ पे जाने भी जा रही हैं, तो ये क्यों कंट्रोल अब वैसे नहीं है? नहीं, रेंजर बिल्कुल प्लेयर्स हैं लेकिन रेंजर्स को वो इख्तियारात हासिल शायद नहीं है जो कि पुलिस को होने चाहिए। ये बेसिकली पुलिस का काम है जी। ये जो कम्युनिटी लिविंग जो आपकी एक पुलिसिंग सिस्टम होती है ये उसके ज़ुमरे में आता है कि आपका जो CPLC है वो आपकी जानो माल या आपके दीगर जो इस तरह की हिफाजत का बंदोबस्त आपकी कम्युनिटी पुलिस ने करना होता है। रेंजर्स सिर्फ आपकी एक रिजर्व फोर्स के तौर पर देखी जाती है और रेंजर्स भी अपने नहीं जहां वो उनको इख्तियारात हैं उन इख्तियारात को बुरुकार लाती है और रेंजर्स की ही बदौलत कराची का अमन कायम हुआ था। जो एक अमन को बड़े खतरात माजी में लाहक थे उनको ख़त्म करने में रेंजर्स का एक भरपूर किरदार रहा है। रेंजर्स बिल्कुल मौजूद है लेकिन रेंजर्स को वो इख्तियारात हासिल नहीं है जो पुलिस को हासिल है। रेंजर्स लोगों से इंटरोगेट नहीं कर सकती उस तरह, पुलिस में जिस तरह लोगों को
प्रोसिक्यूशन के मराइल या दीगर चीजों से गुजारा जाता है। रेंजर्स भी अगर किसी को प्रोव करती है उसके बाद वो पुलिस के ही हवाले करती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि तमाम इदारे काम अपने नहीं कर रहे हैं। पुलिस ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, पुलिस महदूद वसाइल के बावजूद कराची में बहुत बेहतर काम कर रही है, क्योंकि यहाँ वसाइल का मसला है सबसे बड़ा। लेकिन और रेंजर्स भी कर रही है, लेकिन जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इतनी खामियां हैं कि उन खामियों में से यही लोग फिर दोबारा निकल आते हैं। अब आपका अगर किसी एक कोई क्रिमिनल ऑफेंस में मुब्तला कोई शख्स होगा, आप उसका जब आप वो क्रिमिनल रिकॉर्ड CR निकालेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि उस पर मुतअद्दिद FIRs होंगी, मुतअद्दिद बार वो बंद हो चुका होगा। लेकिन आपका निज़ाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो मुजरिमान को एक सेफ पैसेज में, ये कहना चाहूँगा कि सेफ पैसेज या उनको दोबारा से क्राइम की तरफ ले जाने में भरपूर तावन करता है। ऐसा ही तो ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और कराची चूंकि एक मेट्रो सिटी है, एक बड़ा शहर है, यहाँ पर सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट जो लाहौर में है कि आप विद इन अ मिनट आप ट्रेस कर लेते हैं कौन कहाँ से आया, किस तरफ गया और उसने क्या किया। तो अभी जो हालिया जिस केस की मैंने बात भी की, डॉक्टर आकाश का जो केस था, ये एक बहुत बड़ा, ये इसने एक तो तवज्जो भी हासिल कर ली थी क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी से था, पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर था और वो UMLE पास था, USMLE पास था। इतना अच्छा ब्रेन था कि उसको वो टारगेट करते हैं और उससे कैश भी 2.5 मिलियन के अराउंड और उसको कत्ल कर देते हैं। तो वो उसके केस को ट्रेस करने में जो प्राइवेट CCTVs थे या जो सेफ सिटी के हद तक जो CCTVs थे, उनकी वजह से उसको उनके जो कल्प्रेट्स थे, मुजरमान थे, उन तक पहुंचने में पुलिस को बड़ी मामनत हासिल रही और पुलिस पहुंची भी। और इस चीज को खुद चीफ जो IG सिंध हैं उन्होंने एडमिट किया कि हम उसी वक्त इस केस तक पहुंच पाए जब हमारे पास सेफ सिटीज की जो डेटा हमें प्रोवाइड हुआ। तो शहर कराची के लिए इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका होना बड़ा जरूरी है और वही टेक्नोलॉजी जो है आपके क्राइम्स को और दीगर चीज़ों पर जो पुलिस की गिरफ्त है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो गिरफ्त उनको मजबूत करेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेफ सिटी आई थिंक फिर भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं हो सका जो एक सेफ सिटी का होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे आपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, रोड्स इतनी ख़राब हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा असरात पड़ते हैं। इन क्राइम्स का बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि एक इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है। बट नॉनदलेस डॉक्टर एजाज आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा आते हैं और बड़ा शहर कराची के लिए अच्छी सजेशंस देते हैं। बस इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल किया जाए ताकि कराची का शहर जो है वो सेफ़ हो सके। और स्पेशली ये जो स्ट्रीट क्राइम्स की इतनी मुनज़्ज़म किस्म की वारदातें होना शुरू हो गई हैं, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो अब हमारी शो का जो वक्त है जी वो हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम, एक नए शो के साथ आपके पास दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। उस्मा खान को सुबह बखैर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।